ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज डिस्कशन की थी 10.2, 10.3। और उसके बाद बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। यानी जो सर्कल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। उसे आपको देखना होगा और इस एक्सरसाइज के जितने भी बेसिक्स होते हैं ये मैं आज सारे आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और क्लास 11 12 में साथ में पढ़ भी रहे हो। तो इनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ से स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आपको फिर से बता दूं कि अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम लोग के पास होगा सर्किल की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 11। बच्चों, क्योंकि ये सारे वीडियोस रिकॉर्ड भी होते हैं तो ये सारे वीडियोस आपको दोबारा भी देखने को मिल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। लेट से मान लीजिए किसी दिन हम बिजी हैं तो आप इन वीडियोस को दोबारा देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोस को दोबारा देखना काफी कंपलसरी होता है। अगर आप उनको दोबारा नहीं देख रहे हैं तो दैट मीन्स वो आपको नहीं आएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 में जब आप देखेंगे तो आपके पास लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर 0, 2 एंड रेडियस 2। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। देखिए, बेसिकली क्या होता है, अगर आप सर्किल की इक्वेशन यानी कि जनरल इक्वेशन को जनरेट करना चाहते हैं तो शायद मैंने एक बार आपको बताया होगा कि सबसे पहले आपको एक फिक्स पॉइंट एज्यूम करना पड़ता है। ये हो गया एक फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट ले लो। ठीक है, अब फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट से हमने ले लिया x1 y1। और फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो। यहीं से मामला क्रिएट हो जाता है कंफ्यूजन का। क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ भाई फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लो तो तुम कहोगे सर कांस्टेंट डिस्टेंस सर ये भी हो सकती है, सर कांस्टेंट डिस्टेंस ये भी हो सकती है, सर कांस्टेंट डिस्टेंस ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। तो बस यहीं से थोड़ी बातें घूम जाती है। तो तुम कहोगे सर कांस्टेंट डिस्टेंस पर यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना। लेकिन मैंने कहा जब तुम इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो फिर तुमने क्या बताया कि सबसे पहले तुमने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1। और उससे कांस्टेंट डिस्टेंस में तुमने कांस्टेंट डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग r मान लेते हैं या a भी मान सकते हैं, स्मॉल ए। तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे जब तुम पॉइंट्स लोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस खूब सारे क्रिएट होंगे कि भैया हम यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट कहीं पे भी हम ले सकते हैं, तो ये एक तरह का वेरिएबल पॉइंट है। और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखना होगा कभी भी अगर आप वेरिएबल पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं तो उसको हमेशा h, k लिखते हैं। क्या लिखते हैं? h, k। और लास्ट में जब आपका क्वेश्चन हो जाता है तो h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब बच्चों तुम्हारे पास एक कंडीशन जनरेट हो गई है कि अगर तुम्हारा फिक्स पॉइंट O है, वेरिएबल पॉइंट P है, तो फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट डिस्टेंस r के बराबर है ना। फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर है? एक कांस्टेंट के बराबर है। और वो कांस्टेंट आपने मान लिया है r। तो तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने कहा बेटा तुम ओपी डिस्टेंस लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। कहोगे सर ओपी डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? हमने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला तो कम से कम 10 बार बता चुके हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करो। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मान लो आपने लिख दिया h - x1 का होल स्क्वायर या x1 - h का होल स्क्वायर, एक ही बात है। फिर आपने लिख दिया y माइनस, या तो y है भी नहीं, k - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप। ये आपने लिख, मेरी बात समझते चली जाइएगा। जो सर्कल को कंप्लीट करना चाहते हैं इस वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए भाई। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा? एक जनरल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। और इसमें आप क्या करेंगे? h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। x यानी उस वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ होगा ना, उस पाथ की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। और वेरिएबल पॉइंट के पाथ को बेसिकली हम लोग लोकस के नाम से जानते हैं।
और इस लोकस का स्पेशली एक नाम है, जो नाम है सर्किल। इस लोकस का स्पेशली एक नाम क्या है? सर्किल। लोकस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ पाथ। तो आप लिख सकते हैं इसको y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आज के बाद ध्यान देना होगा कि भैया इस सर्किल की जनरल इक्वेशन ये होती है, लेकिन इस जनरल इक्वेशन में क्या क्या नोन होता है? ओके सर जनरल इक्वेशन में नोन होता है उसका सेंटर। क्या नोन होता है? सेंटर। सेंटर बच्चों क्या है यहाँ पे? x1 y1। रेडियस क्या है उसकी? r। बच्चों कई बुक्स में रेडियस को कैपिटल ए स्मॉल ए से भी दिखाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी आप फिलहाल ये जनरल इक्वेशन तो याद कर ही ले लीजिए। इस सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहाँ पे x1 y1 क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है, और रेडियस होती है r। और जब तुम इन सारे वेरिएबल पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, तो मैं आपको ज्वाइन करने पर एक पाथ भी क्रिएट करके देता हूँ। उस पाथ को आप बना लो ताकि आपको ज्यादा अच्छा डायग्राम भी बन जाए। बच्चों जब इस सारे पाथ को आपस में ज्वाइन करोगे ना, तो एक क्रिएट हो जाएगा। कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाएगा। कैसा पाथ क्रिएट होगा? सर्कुलर पाथ क्रिएट हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इसकी जो रेडियस है वो हर बार क्या है बच्चों? आर है। रेडियस क्या है? आर है। रेडियस क्या है? आर है। फिक्स पॉइंट क्या है? x1 y1। रेडियस क्या है? आर है। रेडियस क्या है? आर है। अब आपको देखो ज्यादा फीलिंग समझ में आ रही होगी। और पी पॉइंट बच्चों कहीं पे भी उसकी सरकमफेरेंस में लाई कर सकता है। और आज मैंने आपको बता भी दिया कि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चाहे आप पैराबोला के लिए पढ़े, सर्किल के लिए पढ़े, इलिप्स के लिए पढ़े, हाइपरबोला के लिए पढ़े, वेरिएबल पॉइंट आप कभी भी एज्यूम करेंगे तो उसको एच कॉमा के एज्यूम करते, कंडीशन अप्लाई करते, और फिर जो लास्ट में एच होता है उसको एक्स कर देते हैं, के को वाई कर देते हैं। आपके पास बात की इक्वेशन आ जाती है। बात मतलब लोकस की इक्वेशन आ जाती है, और इस लोकस का नाम होता है सर्किल। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आपको सर्किल की इक्वेशन तो जिंदगी में याद रहेगी कि भैया कोई भी तुमसे सेंटर दे दे, रेडियस दे दे, तो तुम सर्किल की इक्वेशन तो जरूर लिख सकते हो। तो तुम कहोगे हाँ सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो लगता है हो जाएगा। तो हमने कहा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो उसको कर लो, आप टाइम ना वेस्ट करो। कहोगे सर हाँ सर सेंटर क्या है सर? x1 y1। तो सर यहाँ पे x1 y1 की जगह क्या दिया है? 0,2 दिया है। तो सर रेडियस की जगह क्या दिया है? 2 दिया है। तो सर स्टार्ट करें, लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो। x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बच्चों किसकी इक्वेशन होती है? ये सर्कल की इक्वेशन होती है। आप प्लीज इसको याद रखिए कि भाई सर्कल की इक्वेशन कोई भी लिख सकता है। उसका सेंटर जो होगा उसको x1 y1 मान लेना, और रेडियस को r मान लेना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन तुरंत आ जाए। ठीक। अब तुमने कहा सर कुछ और भी क्वेश्चंस करा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल करा रहे, वेट करो अभी। ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी तो बच्चों ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बेसिकली क्या होता है, अभी तो आप मान लीजिए आपने सर्किल की इक्वेशन लिखी, ये आपने जो आंसर लिखा था ना, जरा उस आंसर को दोबारा देखिए। ये आपका आंसर था। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप कभी कभी क्या करेंगे, बुक्स वाले उल्टा करेंगे। मतलब आपको सर्किल की इक्वेशन दे देंगे और आपसे कहेंगे सेंटर वगैरह बना, रेडियस बताओ। तो तुम क्या करना, अभी मैं इस प्रोसेस को बताता हूँ बच्चों। जरा इसको पहले एक बार ओपन करके भी बताना क्या आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बच्चों उधर का 4 तो उधर ही है। जो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। कभी कभी बच्चों क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन है ना जिसमें मैंने ब्लू हाईलाइटर लगाया है वो ना दी जाएगी, ये दे दी जाएगी। मतलब क्वेश्चन उल्टा कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देने के बाद वो पूछेगा कि भैया अब बताओ सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन तो उसने रिवर्स किया। और क्वेश्चन अगर रिवर्स किया तो तुम भी मैथ्स में बाप हो। कैसे करोगे? तुम कहोगे सर हम इस इक्वेशन को इसी में फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। हमने कहा कैसे कन्वर्ट करोगे? तुम कहोगे सर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में बना लेंगे। और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में बना लेंगे तो हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करके x1 y1 निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे। तो हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि रिवर्स प्रोसेस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उस पर भी चर्चा भी हम आपसे डिटेल में करेंगे। लेकिन अभी आपके पास तो सीधे सीधे क्वेश्चन, तो सीधा सीधा जवाब देते हैं।
तुम कहोगे सर अभी तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें x1 y1 ये हो गया और रेडियस ये हो गई। सर इक्वेशन आ जाएगी x - x1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना है 4, ये हो गया 4 स्क्वायर। ठीक। तो तुमने कहा सर इसमें तो ऐसे ही हो गया कुछ। हाँ बेटा इसको सिर्फ इतना ही लिखना है, यही आपका आंसर बन गया, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो चलिए जब वाले क्वेश्चन आएंगे रिवर्स वाले तो डिस्कशन बढ़ाएंगे। अभी तो बच्चों यहाँ पर हमें लग रहा है तीसरा चौथा पांचवा आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर अपना आंसर चेक करिए। मैं तीनों क्वेश्चंस को एक ही साथ क्रॉप करके कंप्लीट कर दे रहा हूँ। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन। बच्चों मैं एक ही बात में आंसर लिख दे रहा हूँ, लेकिन पहले आप सब देखिए नहीं, आप भी पहले लिख लीजिए उसके बाद ही देखिएगा। बच्चों द थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया x - 1/2 का होल स्क्वायर y - 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। फिर बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं x - 1 का स्क्वायर तो y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं x माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा का स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर बच्चों क्या है √(a² - b²। इसको स्क्वायर कर दो, यानी कि रूट हट जाएगा अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है। तो बच्चों थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए। कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और अब आपके पास वो वाली स्टेज आने वाली है जिसका डिस्कशन हम रिसेंटली कर रहे थे। इन्हीं क्वेश्चन को अगर रिवर्स करके दे दिया जाए तो क्या होने वाला है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके पास लिखा है कि 6 से लेकर के 9 तक जितने भी क्वेश्चन अभी आपको नजर आ रहा है उसमें आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। तो तुम कहोगे सर फर्स्ट वाला तो हो ही जाएगा, फर्स्ट वाला तो सीधा सीधा कंपैरिजन से हो जाएगा, मामला अटकेगा सेकंड वाले क्वेश्चन से। लेकिन सर फर्स्ट वाला तो हो ही सकता है तो उसको कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर लीजिए, सिक्स वाला आप कर लीजिए पहले। तो कहोगे सर इसको वैसे करते कैसे, हमने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे x - x1 का होल स्क्वायर और ये तो y - y1 की होल स्क्वायर पहले लिखा है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसको अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अभी पूरा पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो बच्चों आपके पास x1 क्या आ रहा है -5 और y1 क्या आ रहा है 3 आ रहा, और रेडियस क्या आ रही है 6 आ रही है। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ, सेंटर होता है x1 y1, ये हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि भैया इसमें तो ऐसा कुछ खास काम तो नहीं था, ये तो डायरेक्टली कंपेयर किया और क्वेश्चन आ गया। मेन पॉइंट बच्चों अब क्रिएट होगा तो अब आपको ध्यान देना होगा कि भाई अब वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, ये हो गया बच्चों आपका सेवेंथ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसको। तुमने कहा हाँ सर यहाँ पे तो क्वेश्चन रिवर्स करके दी गई है, तुमने कहा रिवर्स करके दी गई है तो उससे क्या, मैं थ्योरी आपको सिखाता हूँ। बच्चों ध्यान रखो, सर्कल की जनरल इक्वेशन को हम लोग एज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये बच्चों सर्कल की जनरल इक्वेशन को मैंने एज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे। हमने कहा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दी हो तो आप अपनी इक्वेशन को उससे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद आप रेडियस और सेंटर तुरंत बता सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में x² और y² के कोफिशिएंट दोनों इक्वल होते हैं और 1 के बराबर होते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। और अगर नहीं है तो पहले आप x² और y² का कोफिशिएंट पहले 1 बना लीजिएगा, क्योंकि आपको वरना परफेक्ट स्क्वायर बनाने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। इसलिए आप याद रखिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² ये दोनों बच्चों इक्वल होने चाहिए, वो भी 1 के। ठीक है। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई सर्किल का जो सेंटर होगा वो -g, -f होता है और रेडियस जो होती है
वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तुमने कहा ये क्या हुआ? हमने कहा ये क्या हुआ, क्या ये तो स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया है। स्टैंडर्ड को अगर आप चाहते हो हम प्रूफ कर देंगे तो हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन पहले आप स्टैंडर्ड लिखिए कॉपी में, है ना? स्टैंडर्ड ही आपको याद रखना। लेकिन अगर आपके मन में बहुत लग रहा है कि भैया इसकी एक बार प्रूविंग देख लें, क्या रेडियस वाकई में ही आती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते। अच्छा, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी? क्वेश्चन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सर्कल की, ठीक। तो तुमने क्या किया, तुमने एक्स स्क्वायर के साथ 2gx ले लिया और वाई स्क्वायर के साथ 2fy ले लिया और सी को अलग कर दिया, टर्म्स रीअरेंज कर दी। अब तुमको ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये ए स्क्वायर जैसा है, ये 2ab जैसा है, ये भी ए स्क्वायर जैसा है, ये भी 2ab जैसा है ना कि नहीं? कि परफेक्ट स्क्वायर में यही तो टर्म आते हैं, 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर पता नहीं पड़ रहा है क्या है। तो बच्चों मैंने एक बार आपको ट्रिक बताई थी कि कई लोग तो ऑब्जर्वेशन से देख करके बता देते हैं कि सर 2ab में ए तो एक्स है तो बी की जगह इसमें जी दिखाई दे रहा है तो बी तो जी हो गया, है ना? तो सर एक काम करते हैं, अगर आपको बी देखने में प्रॉब्लम होती है तो जो 2ab वाला टर्म होता है ना उसको 2 से डिवाइड कर दिया करो, तो तुमको अपना बी नजर आने लगेगा, ठीक है? चलिए, वैसे तो यहाँ पे बच्चों दिख ही रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहोगे सर वहां पे भी दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी। सर इसमें तो एक्स्ट्रा टर्म आपने डाले, कौन से डाले? सर हमने डाला है जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अगर बेटा ये एक्स्ट्रा टर्म डालें तो हम एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। चलो एक्स्ट्रा टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, तो हो गया माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इंटू 0, ठीक। तो तुमने कहा हाँ सर आपने एक्स्ट्रा टर्म हटा दिया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये क्या बन गया है? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए, अब बच्चों क्या हो गया आगे देखते हैं। ये हो गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, और बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर तुमको आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना हो। तुम क्या हाँ कहोगे सर अब तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सर अगर आप ध्यान से देखिए आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन वगैरह आप लिखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है ना, ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, क्यों भाई? लिखी जा सकती है ना, अगर आप लिखेंगे इसे। कहोगे सर हाँ ऐसे लिख देंगे, तो सर बेटा x1 की जगह क्या नजर आ रहा है? माइनस जी। y1 की जगह क्या आ रहा है? माइनस एफ, ठीक है ना? कि एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो एक्स वन वाई वन दिख रहे होंगे आप, और रेडियस भी दिख रही है। क्या दिख रही है? रेडियस रूट के अंदर क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो तुम कहोगे हाँ सर फिर प्रूविंग होगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड में यही लिखवाया था कि सर्किल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसका सेंटर जो होता है माइनस जी को माइनस एफ होता है, और रेडियस जो होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सर एक बात बताओ, तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली स्टैंडर्ड यूज करके कर लें? हाँ बिल्कुल कर लो। इसको परफेक्ट स्क्वायर मत बनाओ वरना तो बारह टाइम चला जाएगा, आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। तो ठीक है सर इसी कर लेते हैं, हम इसको बिना परफेक्ट स्क्वायर बना करके कर लेते हैं। सर इसको नीचे ले आते, ठीक है नीचे ले आओ। ये बच्चों आ गया, ये क्वेश्चन को मैं नीचे ले आया हूँ, ठीक। ऊपर तो थ्योरी थी तो बच्चों इस क्वेश्चन को वहां से रिमूव कर देते हैं एक बार। चलो, ये क्वेश्चन हो गया 7th। स्टार्ट कर। तुम कहोगे सर कोई भी इक्वेशन होती है तो आपने बताया था उसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सर जब कंपेयर करेंगे तो 2g कितना आएगा?
इधर देखो बच्चों, अभी काम ना करना, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो तुम कहोगे सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2g है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4 है। तो 2g किसके बराबर होगा, -4 के। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -8 है। तो 2f किसके बराबर होगा, -8 के। यहाँ पे c की जगह c है, वहां पे c की जगह -45। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इक्वेशन को आप सही से कंपेयर कर पाए। तो 2g बराबर -4 लिखेंगे और 2f बराबर -8 लिखेंगे। तो g आएगा आपका -2 और f आएगा आपका -4 और c तो आपको दिख ही रहा था -45। तो बच्चों सेंटर तो लिखा जा सकता है ना, सेंटर में तो कोई दिमाग होता नहीं, सेंटर होता है -g, -f, आपने अभी बताया था। बच्चों -g निकालेंगे तो वो 2 आ जाएगा और -f निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि -g, -f करोगे ना तो -2 -4 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +2 +4 में, है ना। और रेडियस क्या होती है, रेडियस है बच्चों √g², यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस f² यानी कि 16 माइनस c, c -45 है तो माइनस माइनस +45 हो जाएगा। इसको बच्चों आप कर लेना, 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है। 40 55 65 65 आएगा, √65 स्क्वायर यूनिट्स थोड़ा ना लिखोगे, एरिया थोड़ा ना है, सिर्फ यूनिट्स लिख सकते हो, ये ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये लेंथ है ना, रेडियस बेसिकली लेंथ, लेंथ की कोई ना कोई यूनिट तो होगी, पता नहीं है कि सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो मैंने सिर्फ यूनिट लिखा। तो मेरे ख्याल से आप लोग 7th क्वेश्चन तो समझ गए कि भैया अगर सीधी क्वेश्चन आएगी तो भी हम लोग कर लेंगे, और कोई क्वेश्चन रिवर्स करके आएंगे तो भी हम लोग फाइनली क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जनरल, चलिए भाई इसको मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, शायद प्रैक्टिस के लिए भी और क्वेश्चन दिए हैं तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें जो बातें होंगी आप और भी सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, कैसे करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों अभी आप बिगिनर हैं तो आप ऐसे ही करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, कई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं g जो है -4 है, हो सकता है अभी आप गलती ना कर दें, तो आप तो पूरा ही लिखिएगा। तो यहाँ से g बच्चों कितना आ गया, -4 आ गया, f कितना आ गया, 5 आ गया, c कितना आ गया, -12। तो मुझे जो सेंटर होता है ना वो होता है -g, -7, यानी कि 4, -5। रेडियस होती है बच्चों √g² + f² -c, तो माइनस माइनस हो जाएगा +20, ठीक है। बच्चों कितनी आई वैल्यू, एक तो 25 है और 6 7 8 हो गया, एक एक दो, √49 आ रहा है ना, नहीं, तुम तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में 49 लिखे गए हैं, 49 थोड़ा ना है, √53 कुछ सही यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा बच्चों कुछ एडिशनल बातें और बता देता हूँ कि भाई रेडियस तुमने लिखी जरूर है, लेकिन रेडियस एग्जिस्ट कब कर सकती है, रेडियस एग्जिस्ट कब कर सकती है, जब रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तुम कहोगे सर अगर ये 0 वैल्यू हो गई तो रेडियस 0 हो जाएगा, तो जब रेडियस 0 हो जाता है तो कुछ सर्कल होता है क्या, हाँ। रेडियस अगर 0 हो जाती है तो सर्कल का नाम होता है पॉइंट सर्कल, क्या नाम होता है, पॉइंट सर्कल। रेडियस अगर 0 हो जाती है तो उसको हम लोग पॉइंट सर्कल के नाम से जानते हैं, और अगर 0 से बड़ी है तो नॉर्मल सी बात है कि वो सर्कल की रेडियस ही होगी। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वहां पे तो रेडियस ही डिफाइंड नहीं है। जब रेडियस ही नहीं डिफाइंड है तो हम उस सर्कल को बेसिकली इमेजिनरी सर्कल के नाम से जानते हैं, क्योंकि रियल तो हो नहीं सकता, वो ख्वाबों में एग्जिस्ट करेगी। जो चीज ख्वाबों में एग्जिस्ट करती है, रियल नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी।
तो बच्चों ख्वाबों में एग्जिस्ट करने वाला पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9। तो जो 9th क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है, 2x² + 2y² - x = 0। तो इस पूरी क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा x² + y² - x/2 = 0। यहाँ तक आ गया। अब बच्चों यहाँ कहो, क्या कहोगे, क्योंकि सर कहोगे सर इसमें इसमें तो क्या कंपेयर करें, ये x² है प्लस y² है फिर -x/2 है, सर इसमें तो y वाला टर्म ही नहीं है, c की जगह भी क्या है, 0। तो सर आप सीधा सीधा बताएंगे कि भाई 2g की जगह क्या है, -½ है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2g होता है जनरल इक्वेशन, उसकी जगह -½ है। सर f 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2f = 0 लिखोगे तो f भी 0 आएगा। तो यहाँ से सर g आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, -1/4। ओके, सर ये बताओ कि आपने इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले 2 से क्यों डिवाइड किया था, कि बच्चों में तो मैं स्टैंडर्ड बताया था ना, स्टैंडर्ड बताया था कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल में x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया था। कई बच्चे 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही कर देंगे, आंसर मिसमैच कर देंगे। तो मुझे यहाँ से आपका जो सेंटर है ना उसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली यार, सेंटर लिखूँ डायरेक्ट, और जो सेंटर होगा कितना है बच्चों, -g, यानी कि 1/4, 0। और बच्चों रेडियस भी ऐसे ही लिख दूं मैं, रेडियस कितनी होगी, कहोगे सर रेडियस होती है √ के अंदर g² + f² - c, तो सर रूट के अंदर आएगा 1/16, बाहर निकल के हो जाएगा 1/4। ठीक, तो 9 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। आइए सब लोग रेडी हो जाइए इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जरा करने के लिए। चलिए भाई, क्या लिखा हुआ है स्टार्ट करिए। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1, 6, 5 एंड whose center is on the line 4x + y = 60। ओके हाँ सर, कह रहा सर्किल की इक्वेशन निकालो, लेकिन सर्किल की इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सर जनरल इक्वेशन में अननोन कितने होते हैं, 3 होते हैं, जी एफ सी। सर तीनों अननोन अगर निकाल के आपको दे दें तो आप सर्किल की जनरल इक्वेशन लिख दोगे, हाँ बिल्कुल लिख देंगे। लेकिन सर सर्कल की इक्वेशन निकालने का एक और मेथड भी होता है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में देखा था कि अगर सेंटर पता हो रेडियस पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे पास डाटा गिवन है, अब तुम सोचो कि हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते। तुम कहोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10 बार बता चुके हैं कि बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन ना करो। चलो सर डायग्राम तो बना ही लेते हैं। अब सर इसमें लिखा है कि भाई सर्कल की इक्वेशन लिखो, लेकिन सर्कल पास करता है किससे, एक पॉइंट है 4, 1 और एक पॉइंट है 6, 5, उससे पास लिखा है ना। तो तुम कहोगे सर सर्कल पास करता है लेकिन सर्कल की इक्वेशन तो पता ही नहीं है। तो हमने कहा बेटा अगर x - x1 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, y - y1 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे, तो बेटा इसको ओपन करके ही तो मैंने बताया कि जनरल इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाई गई है। वो कौन सी होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर होता है -g, -f होता है। तो तुम कहोगे सर यही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, हाँ बेटा ये जनरल इक्वेशन सर्किल की बना ली। फिर तुम कहोगे सर लेकिन ये सर्किल तो पास कर रहा है किससे, 4, 1 से। तो हमने कहा 4, 1 से पास कर रहा है, तो 4, 1 इसको सेटिस्फाई करा दो। कैसा, 4² + 1² + 2g × 4 + 2f × 1 + c = 0। तो सर ये हो गया 16 + 1 17। सर ये हो गया 4 × 2 = 8 जी। सर 2f + c = 0। तो सर ये इक्वेशन बन गई 1, कितनी बन गई इक्वेशन, 1।
सबको समझ में आ गया? और बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर तुम क्या कहोगे कि सर यही सर्किल की इक्वेशन फिर सर पास एक और पॉइंट से भी तो कर रही है, तो कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? यस, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, वो पॉइंट हो गया आपका 6,5। क्या है? 6,5। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2G6 प्लस 2F5 प्लस C = 0। बच्चों ये हमको पता नहीं कि 36 और 25 कितना होता है, वो आप हमको ऐड करके बता दो। 61 होता है जो आपने बताया, 61। बहुत बढ़िया, इसको मैं हटा देता हूँ रफ कैलकुलेशन को। तो ये बच्चा कितना हुआ? 12G। ये हो गया 10F प्लस C = 0। हो गया। हाँ सर, दो इक्वेशंस तो बन गई हैं। मैंने कहा हाँ, दो इक्वेशंस बन गई लेकिन अननोन तो तीन है। तीसरी बनाओ। कह रहा है कि वो सर्किल का जो सेंटर है ना सर, वो किसी लाइन पे लाई करता है। क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर इज लाइंग ऑन द लाइन। ये देखो बच्चों, ये लाइन, इस लाइन पर सर्किल का सेंटर लाई करता है। तो तुमने लाइन की इक्वेशन क्या बताई? सर लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये सर किससे पास कर रही है? सर ये पास कर रही है माइनस जी को माइनस एफ से। तो माइनस जी को माइनस एफ को सेटिस्फाई करेगा। एग्जैक्टली। तो करा दे सर, बिल्कुल करो। 4 × -g और माइनस एफ इज इक्वल टू 16। सर इक्वेशन बन गई -4g माइनस एफ इज इक्वल टू 16। हमने कहा माइनस माइनस हटाओ, माइनस मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4g प्लस एफ इज इक्वल टू -16। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। या -16, क्या आप इसको +16 = 0 भी लिख सकते हो भाई, है ना? ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। तुम कहोगे सर अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि तीन इक्वेशन, तीन अननोन आपने खाम का बनाया ही नहीं है। और बना दी है तो सर जीएफसी निकाली और निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे आपके पास सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए। कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखना अभी। हाँ देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो तो तुम्हारे पास जी और एफ में इक्वेशन आ जाएगी। माइनस करने पे सी कैंसिल हो जाएगा। स्टार्ट करें माइनस, चलो। फर्स्ट -2, स्टार्ट करो। तो 17 - 60 बनाएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों? आपको इक्वेशन नहीं नजर आ रही तो मैं उसको हाईलाइटर चलाता हूँ, वेट करो। ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2। ठीक। चलिए माइनस 17 - 61। फिर क्या आएगा? 8G -12G। तो डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस का 4G, 2F -10F -8F। और सी से सी तो चलेंगे, कोई 0। बेटा 17 - 61 भी बता देते कितना होता है। नहीं कर पा रहे हो तो कोने में कर लो। ये क्या है? 11 में से 7 गए, 4। और 5 में से 1 गए, 4। 44 है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको 44 डायरेक्टली लिख लो ना। लिख देना 44। चलो 44 लिख देते। लेकिन ये बच्चों माइनस का 44 है। ठीक है, आप देखो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ भाई। आगे ना पक्का? चलिए। अब कहोगे सर इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दीजिए आप 4 से डिवाइड करके। हमने कहा मत करो बेटा, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, उसमें भी प्लस का 4G है, उसमें बना बनाया -4G है, क्यों हटा रहे हैं? नहीं समझे? इक्वेशन नंबर मान लो आपकी ये 4 है, अब 4 और 3 को आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कहोगे सर कैसे करें? हमने कहा बेटा एक दूसरे के नीचे लिख दो ना इसको। यहाँ लिख दो 16, और यहाँ लिख दो प्लस का 4G, और यहाँ लिखो प्लस का F इज इक्वल टू 0। दोनों को उठा के ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे तो ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। -44 + 16, ये आपको बताना पड़ेगा। 14 - 6 कितना होता है? 8। और -1। तो बच्चों मैंने ऐड किया है, ठीक है ना? -8F + F -7 = 0। तो बच्चों F कितना है? -4। तो अभी सर आपने फाइनली निकाली थी। और बच्चों यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट भी कर देते हैं। तो 4G -4 + 16 इज इक्वल टू 0। 4G 16 - 4 कितना होगा? 12। तो G कितना आ गया? माइनस का 3। 4 × 3 = 12 होता है, तो माइनस का 3 आ गया। तो सर अब सी तो निकालना है, वो भी आप निकाल ही लीजिए, फिर आप लिख लीजिए इक्वेशन। हमने कहा फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आज फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है? 17 + 8G + 2F
प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो हो गया 17, 24 माइनस 8 प्लस सी इक्वल टू 0। और जो ये कितना आया 17 माइनस 32 प्लस सी इक्वल टू 0, कितना हुआ? 12 में से 7 गए, 5 बचा, -15। तो ये बच्चों सी की वैल्यू फिर 15 लिख लेंगे। ओके। तो बच्चों फाइनली क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपने सी भी निकाल दिया, जी भी निकाल दिया, एफ भी निकाल दी, सर्किल की इक्वेशन ही लिख देते ना आप। तो आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g। अब बच्चों जी थोड़ा ना लिखोगे, अब तो जी की वैल्यू पता है, तो क्या लिखोगे? 2g, व्हाट इज जी? -3। 2gx प्लस 2f, f is -4y प्लस c is 15 इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको फुल एंड फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आप गलती से क्लास 9 10th में भी है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इतना आपको करना पड़ेगा पहले से ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। मैंने हालांकि फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, सारी चीजें भी समझा भी रहा हूँ पॉइंट वाइज, आपको समझ में आना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। 11 के बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो वहां पे मैं ब्रेक लगाऊंगा, बल्कि यहीं पे हो सकता है मैं ब्रेक लगा करके अब आपको क्वेश्चंस दूं करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब आप कर सकते हो कि बच्चों ये सेम क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपके साथ शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पे मैं बच्चों ब्रेक ही ले लेता हूँ, हालांकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है।